नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 150 साल के बाद 3 ब्रिटिश कानूनों को भारतीय न्यू क्रिमिनल लॉ से बदल दिया गया है। आपको बताते चले कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में एफआईआर दर्ज करा सकता है और इसके साथ साथ एफआईआर और पुलिस जांच की समय सीमा भी अब तय कर दी गई है। चलिए वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय से समझते हैं कि 3 कानूनों के लागू होने के बाद किस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे। नया भारत नया कानून। 150 साल के बाद 3 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए हैं और 3 नए भारतीय कानून लागू हो गए। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि गुलामी की सोच खत्म होगी। पहले उसका नाम था इंडियन पिनल कोड, उसमें इंडिया शब्द था। अब उसका नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता। तो अब भारत आ गया, इंडिया की जगह भारत आ गया। पहले वाले कानून का नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, नए वाले का नाम है भारतीय साक्ष्य संहिता। तो वो भी इंडिया गया, भारत आ गया। आम आदमी के लिए इसमें बहुत फायदे हैं। पहली बात तो ये कि जहां आपके साथ अपराध हुआ है वहीं जाके एफआईआर कराना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बंगाल में थे, वहां आपके साथ कुछ मारपीट हो गई, अब वहां से आप भागे, वहां आपके पास डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप वहां एफआईआर करा सको। तो आप दिल्ली आ जाओ और दिल्ली में जाके एफआईआर करा दो कि बंगाल के इस थाने में इस स्थान पे आपके साथ ये हुआ है, आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। दूसरा फायदा, ये एफआईआर लिखने की एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है। तीसरा फायदा, पुलिस की जांच कंप्लीट करने की भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। चौथा फायदा, जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य होगा। देखिए क्रिमिनल लॉ कैसे चलता है। सबसे पहले शिकायत की जाती है, शिकायत करने के बाद पुलिस उसकी देखती है कि शिकायत ठीक है या नहीं है, थोड़ा एक प्राइमा फेसी उसकी जांच करती है, फिर वो एफआईआर लिख देती है। एफआईआर के बाद जांच होती है, फिर वो चार्जशीट बनती है, वो चार्जशीट फाइल की जाती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करते हैं, 1-2 सुनवाई करने के बाद चार्ज फ्रेम करते हैं। तो अब इस सभी 4 के चारों प्रोसेस का टाइम फिक्स हो गया। एफआईआर करने की टाइम फिक्स, जांच करने की टाइम फिक्स, चार्जशीट फाइल करने की टाइम फिक्स और जज के द्वारा भी चार्ज फ्रेम करने का टाइम फिक्स हो गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब पूरी बहस पूरी हो गई तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बहस पूरी हो जाती है, जज साहब जो है उस मुकदमे को 6 महीने बाद उसका फैसला सुनाते हैं। उसकी भी टाइम फिक्स हो गई है कि सुनवाई के 60 दिन के अंदर आपको मुकदमे का 45 सुनवाई कंप्लीट करने के 45 दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना ही सुनाना है। तो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पूरे के पूरे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तीनों कानूनों का, तो हम धीरे धीरे जस्टिस विद इन ईयर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 3 कानून लागू होते ही 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन तीनों कानूनों के बाद 1 साल के अंदर जो फैसला होना चाहिए उसकी तरफ हम आप आगे बढ़ चुके हैं। इसमें स्नैचिंग को बहुत सीरियस ऑफेंस बना दिया है। आप देखते रहते हैं, चेन स्नैचिंग होती रहती है, मोबाइल स्नैचिंग होती रहती है, आए दिन झपट्टा मारी चलती रहती है, उसको गंभीर अपराध बना दिया है। आतंकवाद को इसमें शामिल कर लिया है, पहले उसमें नहीं था। पहले आईपीसी में राजद्रोह था, देशद्रोह नहीं था। यानी शासन की बुराई करना, शासन के खिलाफ कुछ करना अपराध था, लेकिन देश के खिलाफ कुछ करना अपराध नहीं था। अब उल्टा हो गया, शासन के खिलाफ आप कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने देश के खिलाफ कुछ किया तो गंभीर अपराध माना जाएगा। तो अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह आ गया है। अच्छी बात यह है कि अगर आप देश के बाहर बैठ के कुछ करते हैं तो भी आपको यहां घसीटा जा सकता है। आप भारत के अंदर से भारत के खिलाफ कुछ करिए या भारत के बाहर बैठ के पन्नू जैसे या खालिस्तानी तरीके कुछ करिए, तो भी आपके खिलाफ ये मुकदमा यहीं दर्ज हो जाएगा और ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इसको शामिल कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में व्यक्ति के द्वारा बीच सड़क पर एक जोड़े को बेरहमी से पीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। आपको बताते चले कि वीडियो को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना बना रही है। वहीं आपको बताते चले कि वीडियो में बांस की झड़ियों से एक व्यक्ति कपल को पीटते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान ताजमल उर्फ जेसीबी के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि ताजमल दिनाजपुर जिले
के चोपड़ा का एक स्थानीय टीएमसी का नेता है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले में ताजमुल को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान का भी इस पर बयान सामने आया है। आपको बताते चले, विधायक ने कहा है कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थी। मारपीट के वायरल होने पर टीएमसी नेता शांतनु सेन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आपको बताते चले उन्होंने कहा कि चोपड़ा में जो हुआ टीएमसी एक पार्टी के तौर पर और हमारी सरकार इसका कभी भी समर्थन नहीं करती है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। चोपड़ा में जो हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जैसे पार्टी और हमारा गवर्नमेंट इसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पुलिस सुओ मोटो केस किया है, मेन एक्यूज को ऑलरेडी अरेस्ट किया है, विक्टिम को पुलिस सिक्योरिटी दिया गया है और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बात यह है, पिछले 34 साल में वायुमंडल का सरकार का टाइम में इस स्टेट में ऐसे बहुत हादसा हुआ है, लेकिन कोई सीपीएम का लीडर को हमने नहीं देखा वो आके बोल रहा है कि ये गलत है और सीपीएम का जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी रूल अदर स्टेट जो है पूरा देश में, वहां पर भी ऐसा हादसा होता रहता है, लेकिन बीजेपी को कोई लीडर को आगे आके हम लोग नहीं बोलना सुना है कि ये गलत है और अगर ये बीजेपी भी हुआ है तो इसको भी अरेस्ट करेगा। ये तृणमूल का सरकार का बंगाल में ऐसा हो सकता है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जीरो टॉलरेंस टू सच एक्टिविटी से बोलता नहीं है, करके भी दिखाता है। चोपड़ा में जो हुआ। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने घटना पर टीएमसी पर हमला बोला है। आपको बताते चले कि एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भाजपा ने कहा कि ममता के विधायक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है जिसमें शरिया को लागू कर दिया गया हो? वहीं आपको बताते चले कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए नड्डा ने लिखा कि क्रूरता की याद दिलाता है तो वही टीएमसी और उनके विधायक इस कृत्य को सही ठहरा रहे हैं। मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी से त्रस्त है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हों, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से, और ये कहना गलत नहीं होगा जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया, ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी, तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया, मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है। सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेत मारो,
आज सवाल यह पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी, ये जेसीबी, ताजिमुल अक्का जेसीबी, ये आपके यहां पार्क्ड है। दूसरा सवाल यह है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है। तीसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है, और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ज्योति दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ज्योति जी, जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन की ओर से भी एक्शन लिया हुआ है, क्या कुछ जानकारी जो ताजा निकलकर सामने आ रही है? वो जो ताजपुर जेसीबी है उनको पकड़ा गया है। मुजिब दिनाजपुर का जो पुलिस है उनको पकड़ गया है। अभी तक तो और कुछ नहीं है, क्योंकि वो जेसीबी तो वहाँ का जो एमएलए है वो एमएलए का घनिष्ठ है, इसलिए उनका ऊपर कोई आरोप पहले नहीं लगाए थे। लेकिन जो अपोजिशन का जो प्रेशर है उसको लेके उनको अरेस्ट किया गया है। जो मामला है ये आखिर कब का है? क्योंकि वीडियो बताया जा रहा है कि वीडियो जो है वो एक हफ्ते पहले का है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बहुत ही घटना सत्य है, लेकिन पुलिस का पूरा जानकारी संग नहीं मिल सकता भी है, क्योंकि वो कोने कोने में जो हो रहा है ये बड़ा स्टेट है। 10 करोड़ आदमी यहाँ रहते हैं, तो कहाँ क्या हो रहा है वो पुलिस को जानकारी संग नहीं मिलता है। तो इसलिए वो एक सप्ताह ये पहले ये घटना हुआ था, लेकिन उसके बाद में वो जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। ठीक है ज्योति दत्ता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते चले कि संजय अरोड़ा ने कहा कि पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है और हमने आज सुबह से ही नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना भी शुरू कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में एफआईआर रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली एफआईआर अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बताते चले कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस दौरान कहा कि मेरे लिए ये अत्यंत ही गर्व और सम्मान का अवसर है। मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना के गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर
मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। आज भारतीय थल सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर प्रदेश मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बजट सत्र भी है। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता और विधानसभा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। हमें सत्रों में सीखने को मिलता है और सरकार अपना इस सत्र में बजट भी पेश करेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है जो कि ये बजट सत्र भी है। तो मध्य प्रदेश की जनता को और विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को मैं से शुभकामनाएं देता हूं और मैं सत्रों में मैं मानता हूं कि हमें भी सीखने के लिए मिलता है। सरकार अपना बजट भी प्रस्तुत सत्र में करेगी, तो ऐसे मैं मानता हूं कि हम सब मिलजुल कर विकास मध्य प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू कर दिया है। आपको बताते चले कि 23 फरवरी को जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के बाद अब वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित तारीख को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि तीनों कानूनों का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित कर उनके तय कर देश के आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। तो आइए समझते हैं कि इन कानूनों के लागू होने से किस तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि भारतीय न्याय संहिता में यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी, जबकि नए बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सीआरपीसी के 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की 177 धाराओं को बदल दिया गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी की गई हैं। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा
चलाने आदि की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती थी। वहीं आपको बताते चले कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 166 धाराएं हैं। मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाए, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून लाने में 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई हैं। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए भी सजा और सख्त बनाई गई है। आपको बताते चले कि नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 6 तरह के अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान किया गया है और नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए भी टाइमलाइंस को डिसाइड किया गया है। आपको बताते चले कि इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। नए कानून की धारा 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है और इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध बताया गया है। यह देशद्रोह का अपराध होगा। वहीं आपको बता दें कि नए कानूनों में मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि नए कानूनों में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। गैंगरेप के मामले में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है और नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि पॉकेट मार जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान बनाया गया है और जिसमें कानूनों में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं और इस तरह से संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्य के अपने कानून थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।